करणपुर गांव में सुनील अपनी पत्नी माला और 10 साल की बेटी दिव्या के साथ रहा करता था। सुनील बहुत ही मेहनती था और वो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। सुनील पर घर की जिम्मेदारी कुछ इस तरह थी कि वो सर्दी, बारिश, आंधी, तूफान या फिर गर्मी में भी कभी भी खुद को या खुद की बीमारी को नहीं देखता। बस वो काम कर अपने परिवार का पेट पालना जानता था। एक रोज कड़ी धूप में सुनील गाँव के जमींदार के खेतों में काम कर रहा होता है। अरे बाप रे, कितनी गर्मी है। ऐसा लग रहा है कि कुछ देर बाद जलकर भस्म हो जाऊंगा। थोड़ा पेड़ के नीचे सुस्ता लेता हूँ, वरना मैं बीमार न पड़ जाऊँ। इतना कहने के बाद सुनील खेत के पास आम के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी सुनील को पेड़ की ठंडी हवा में नींद आ जाती है। लेकिन कुछ देर बाद ही सुनील के कानों में आवाज पड़ती है और वो हड़बड़ा कर उठता है और वो सामने देखता है कि जमींदार का नौकर जमींदार के सर पर छाता लगाए खड़ा है। कौन है? मालिक आप, और यहाँ वो भी इतनी धूप में? अच्छा, तो काम चोरी हो रही थी। वो भला हो मेरे आदमियों का जिन्होंने तुझे यहाँ सुस्ताते हुए देखा और मुझे तुरंत बता दिया। नहीं नहीं मालिक, वो तो बस मैं धूप से बचने के लिए यहाँ पर थोड़ी देर बैठा था और उसके बाद मुझे न जाने कैसे नींद आ गई। तुझे देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुझे फिजूल के पैसे देता हूँ। क्यों? सही कह रहा हूँ ना मैं? अब भी बेशर्मों की तरह यहीं खड़ा है। जाकर खेतों में काम कर और आइंदा दोबारा मैंने तुझे सुस्ताते हुए देखा तो काम से निकाल दूंगा। मैं अभी काम करता हूँ और आज के बाद कभी सुस्ताने का सोचूंगा भी नहीं। ऐसे ही समय बीत रहा था और समय के साथ गर्मी मानो आग बरसा रही थी। सुबह से शाम के 6 बजे तक सूरज की किरणें गरीबों के लिए किसी श्राप से कम नहीं थी। लेकिन मजदूर गरीब लोग भी क्या ही करें, उन्हें अपना घर तो चलाना ही था। उन्हीं में से एक सुनील भी था। उस पर चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए वो काम करने जरूर जाता, क्योंकि 2 वक्त की रोटी का जो सवाल था। एक रोज सुनील तपती धूप में काम के लिए जा रहा होता है, तभी उसकी चप्पल टूट जाती है। अरे बाप रे, इस चप्पल को भी अभी ही टूटना था। अब मैं क्या करूं? धरती तो इतनी गर्म है जैसे अभी पैर में छाले निकल आए, और ऊपर से ये सूर्य देव की मेहरबानी इतनी है कि मैं जल जाऊं। सुनील उस चप्पल को वहीं फेंक देता है और बिना चप्पलों के चलने लगता है। लेकिन सुनील कुछ ही कदम चलता है और उसका पाँव जलने लगता है। लेकिन वो मजबूरी में अब करता भी क्या। तभी वो कुछ दूर आगे जाता है। उसे पानी की बोतल फेंकी हुई नजर आती है, जिसे वो अपने पैरों पर बांध लेता है और जमींदार के घर की तरफ निकल पड़ता है। जब सुनील जमींदार के घर फावड़ा लेने पहुंचता है तो जमींदार की पत्नी नीलम सुनील के पैरों में पानी की बोतल को बंधा हुआ देखकर सुनील से कहती है, अरे सुनील, तूने पैरों में ये क्या बांधा हुआ है? अरे मालकिन, ये तो मैंने अपने पैरों में इसीलिए बांध रखा है क्योंकि आते वक्त मेरा चप्पल टूट गया था और मेरे पैर जल रहे थे। धूप भी कितनी तेज है ना। अच्छा, ऐसी बात है। मुझे लगा ना जाने किस बीमारी का इलाज कर रहा है तू। रुक, मैं तेरे लिए पुरानी चप्पल लेकर आती हूँ। इतना कहने के बाद नीलम घर में जाती है और एक पुरानी चप्पल लाकर सुनील को दे देती है। सुनील भी नीलम का धन्यवाद करते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। इस गर्मी में तो हम गरीबों का बुरा हाल है। पीने को पानी नहीं, खाने को ढंग का खाना नहीं, सुबह का खाना रात नहीं खा सकते और रात का खाना सुबह नहीं खा सकते। पूरे दिन काम करके बदन टूट जाता है। मैं सब समझती हूँ सुनील कि गर्मी के कारण कितना बुरा हाल है। हमारे पास सब सुविधा होते हुए भी हम गर्मी में इतनी चीजों की मांग कर रहे हैं, लेकिन तुम लोगों के पास तो कुछ ना होते हुए भी तुम कोई शिकायत नहीं करते। शायद भगवान इसीलिए गरीबों को और गरीब बनाते हैं। मालकिन, पहली बार किसी अमीर ने गरीबों के लिए इतनी अच्छी बात कही है। इतना कहकर सुनील खेतों में काम करने के लिए चला जाता है और खेतों में काम करता हुआ खुद को कोस रहा होता है, क्योंकि सूरज की किरणें मानो उससे अपनी कोई दुश्मनी निकाल रही थी। लेकिन बेचारा सुनील भी काम करने में लगा था। अब दोपहर के समय सुनील खाना खाने बैठता है, लेकिन वो खाने की पोटली खोलता है तो देखता है कि रोटी सूखी हुई है और सब्जी तो खराब हो चुकी थी। उसमें से बू आ रही थी। लो, हो गया सत्यानाश। एक तो इतनी तेज धूप, उसको सहने के बाद जब खाना खाने बैठा तो ये खाना खराब हो गया। अब क्या करूं? पानी ही पी लेता हूं। अरे बाप रे, और कितना सताएगा ऊपर वाला। ये पानी भी खौल रहा है। अब देर शाम सुनील घर आता है और अपनी पत्नी को खाना लगाने को कहता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जल्दी से खाना लगा दो। सुबह वाला खाना तो खराब हो गया। गर्मी इतनी है और सुबह से मुझे ये गर्म खौलता हुआ पानी पिया नहीं गया है। जरा मटके का पानी पिला दो। क्या खाना खराब हो गया? हे भगवान, फिर तो आज पूरे दिन भूखे ही रहे होगे तुम गर्मी में। हम गरीबों का तो जीना हराम है। आपको अब तक ठंडा पानी नहीं मिलेगा क्योंकि मटका टूट गया है। बहुत पुराना जो हो गया था वो। चलो कोई बात नहीं,
नहीं, लगता है अब भूखा ही सोना पड़ेगा मुझे। प्यास इतनी तेज लगी है कि मैं पानी नहीं पी पा रहा हूँ। पानी इतना गर्म है कि छूने का मन नहीं कर रहा। सुनील और माला बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ उनकी बेटी दिव्या का आना होता है। दिव्या 10 साल की थी और वो स्कूल में पढ़ रही थी। दिव्या आते ही अपने पिता सुनील को गले से लगाकर बड़े ही प्यार से सुनील को कहती है, पापा पापा, आपको पता है आज ना मैं स्कूल के प्रेयर में चक्कर खाकर गिर गई थी। तब मुझे टीचर जी ने उठाया और मुझे उन्होंने घर छोड़ दिया। हाँ, आज इसी टीचर घर छोड़कर गई। ये भी सुबह सुबह प्रार्थना में धूप के कारण बेहोश हो गई थी। स्कूल वाले भी तो बच्चों को छाव में प्रार्थना नहीं करवाते। हम गरीबों के लिए ही तो ये गर्मी बनी है। ना जाने भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। हम भगवान को कोस कर अमीर या फिर इस गर्मी से छुटकारा तो नहीं पा सकते। जी, ये बात भी आपकी सही है। चलिए अब मैं खाना बना लेती हूँ, आपको भूख लगी होगी ना। और पड़ोसन रज्जो भाभी के यहाँ से आपके लिए एक लोटा पानी लाकर देती हूँ मटके का। सुनील अपने ऊपर हर दुख को झेलने के लिए तैयार था, लेकिन अपने परिवार पर आने वाली विपदा के आगे सुनील सबसे पहले खड़ा रहता। अब अगले रोज पूरे दिन काम करने के बाद सुनील देर शाम जमींदार को हिसाब किताब बताने आता है। तभी वो देखता है जमींदार बर्फ डालकर पानी पी रहा है। मालिक, आज खेतों का लगभग काम खत्म हो गया है। कल बस खेतों में क्यारी बनानी है। अरे बाप रे, गर्मी कितनी है। ठंडा ठंडा पानी पीकर तो आत्मा तृप्त हो जाती है। हाँ, तो क्या कह रहा था कि खेत का काम खत्म हो गया है। ठीक है ठीक है, कल सुबह जल्दी आ जाना। अब जा। मालिक, बुरा ना मानिए तो क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तेरे बाप ने यहाँ अपनी कमाई रखी है जो तेरे लिए फ्रिज का ठंडा पानी बर्फ जमा कर रखूं मैं। हाँ, चल जा, घर जाकर मटके का पानी पी। तुम गरीबों पर वही शोभा देता है। सुनील जमींदार की कड़वी बातें सुनकर जाने लगता है। तभी नीलम सुनील को रोकते हुए उसे एक बोतल पानी ठंडा लाकर देती है और कहती है, अरे सुनील, तू तो जानता है तेरे मालिक को बोलने की कितनी आदत है। हर वक्त गुस्सा नाक पर रखते हैं ये। हाँ हाँ, तुम चढ़ा लो इन्हें सर पर। गरीब है, गरीब रहने दो। मालिक, ये पानी मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ। वो मेरी बेटी की तबीयत खराब है और इस गर्मी में ठंडा पानी पीकर उसे अच्छा लगेगा। एक तो दवाई की गर्मी से वो बेचैन है, ऊपर से ये गर्म पानी उससे पिया नहीं जा रहा और घर में मटका भी टूट गया है। क्या चाहता है, तेरी बेटी को हम गोद ले लें? अरे बेटी को जन्म दिया है तो देख रेख तुझे ही करनी होगी ना। यहाँ दुख किसे सुना रहा है? सुनील को जमींदार की बातें बुरी लगती है, लेकिन जब वो घर आता है तो देखता है कि उसकी बेटी कूलर में ठंडी ठंडी हवा में सो रही है, क्योंकि सुनील ने अपने जिस दोस्त को पुराने कूलर के लिए कहा था, वो सुनील को पुराना भंगार वाला कूलर दे जाता है जिसमें दिव्या आराम कर रही होती है। ये देखकर सुनील को अच्छा लगता है। रघु और मोहन नाम के दो किसान रायगढ़ में रहा करते थे। वो दोनों दोस्त थे और दूसरों के खेतों में जाकर काम किया करते थे। एक बार वो दोनों जमींदार घनश्याम के खेत में काम कर रहे थे। तभी रघु की पत्नी शीला खाना लेकर वहाँ आती है। रघु जी, खाना खा लो। अभी आया। मोहन भैया, आप भी खाना खा लो आकर। कितना काम करोगे? हाँ हाँ भाभी, अभी आया। चलो मोहन, पहले खाना खा लेते हैं, फिर काम करेंगे। सही कह रहे हो रघु, मुझे तो बहुत तेज भूख भी लगी है। उसके बाद वो लोग पेड़ के पास बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी शीला बोलती है, अब तो मोहन भैया आप भी शादी कर लो। हाँ भाभी, अम्मा भी कह रही थी, पर कुछ पैसे तो हो जाएं। खाना बहुत अच्छा बनाती हो शीला तुम। सही कह रहे हो मोहन, भाभी ने खाना बहुत अच्छा बनाया है। खाना खाते खाते सब बात कर रहे होते हैं। जैसे ही उनका खाना पूरा होता है, तभी मोहन ने बोला, रघु, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है यार। कोई बात नहीं, तो थोड़ा आराम कर ले, काम तो होता ही रहेगा। हाँ मोहन भैया, ये सही बोल रहे हैं। आप आराम कर लो, आपके हिस्से का काम रघु कर देंगे। और क्या, तू फिक्र क्यों करता है? तू तो आराम कर, मैं तेरे खेत का काम भी कर लूंगा। अरे ना ना मोहन भाई, आज खेत को जोतना जरूरी है और फिर कल पानी भी तो देना है, सब हो जाएगा। मोहन ने तबीयत खराब होने का झूठा बहाना बनाया और एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया और रघु अकेला काम पर लग गया। बहुत तेज गर्मी थी, लेकिन फिर भी वो अपने मित्र के लिए खेत में लगा रहा। रघु अकेला ही दोनों खेतों में काम करता रहा। शाम होने के बाद मोहन उठकर रघु के पास गया। तुमने तो अकेले ही सारा काम कर दिया भैया। अरे तुम्हारी तबीयत कैसी है अब, पहले तुम बताओ। बिल्कुल ठीक है भैया, तुमने आज बहुत काम किया है। जाओ थोड़ा आराम कर लो अब।
अरे नहीं नहीं, मेरे खेत में अभी थोड़ा सा काम बाकी है, पहले मैं उसे पूरा करूँगा। अरे सुबह से तुम काम ही तो कर रहे हो, बचा हुआ काम मैं कर दूंगा, जाओ तुम आराम कर लो। अरे नहीं नहीं, रहने दो, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक हुई है। अरे अब जा भी यार, मैं अभी ठीक हूँ। मोहन के कहने पर रघु आराम के लिए वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है। और मोहन अकेले बहुत खुश हो रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अब आएगा ना मजा जब जमींदार आएगा और रघु को सोता हुआ देखेगा और मुझे काम करता हुआ, तो मेरी बहुत तारीफ होगी, बहुत मजा आएगा। ये सोचते हुए मोहन सिर्फ दिखाने के लिए काम करने लगा। तभी वहाँ जमींदार आ गया। अरे मोहन, तुम अकेले काम कर रहे हो? रघु कहाँ गया? प्रणाम जमींदार साहब, वो अभी आ रहा है। कहाँ गया है रघु? वो क्या बात है, तू इतना डरा हुआ क्यों है? क्या छुपा रहा है मेरे से? वो रघु पेड़ के नीचे सो रहा है और सुबह से सो रहा है। मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया है, ये रघु के हिस्से का काम मैं कर रहा हूँ। अच्छा, इसे मैं अभी बताता हूँ। तुम अच्छे हो, ऐसे ही ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहो, मैं तुम्हें आज 2 दिहाड़ी दूंगा। ऐसा कहकर जमींदार तो वहाँ से चले गए और मोहन मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसने अपनी गलती रघु के ऊपर जो डाल दी थी। रघु एक सीधा साधा लड़का था। और फिर जमींदार ने जाकर रघु को उठाया। जमींदार साहब, आप यहाँ कैसे? तुम काम चोरी कर रहे हो और मैं तुम्हें देखने भी नहीं आ सकता? ऐसा नहीं है जमींदार साहब, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। नींद से बाहर आओ, आज तुम्हें 1 पैसा नहीं मिलेगा। मुझे गलतफहमी हुई है, अगर आगे से ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। अपने दोस्त मोहन को देखो, सुबह से काम कर रहा है। इतना कहकर जमींदार तो वहाँ से चला गया और रघु को आज के काम के बदले कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर गए। घर आने के बाद रघु ने ये बात अपनी पत्नी शीला को बताई तो शीला बोली, ये मोहन आपके साथ हर बार ऐसा ही करते हैं और आप उनकी बातों में फंस जाते हो। सही कह रही हो शीला तुम, हर बार सोचता हूँ कि इस बार उसकी बातों में नहीं आऊंगा और फिर भी फंस जाता हूँ। अब ध्यान रखना, वो बहुत चालाक है। चालाक तो बहुत है मोहन, लेकिन दोस्त भी तो है अपना। उसके बाद वो लोग खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रघु और मोहन बाजार जा रहे होते हैं। तभी रायगढ़ के राजा के 2 सिपाही वहाँ जाकर बोलते हैं, रुको रुको, तुम दोनों में से रघु कौन है? रघु मैं हूँ, क्या हुआ बताइए। तुम्हारे पास हीरा है? नहीं नहीं, मैं तो मेहनत मजदूरी करता हूँ। झूठ मत बोलो, रायगढ़ के राजा के यहाँ से एक हीरा चोरी हुआ है और हमें बताया गया है कि वो तुमने चुराया है और हीरे के साथ और भी गहने चोरी हुए हैं। नहीं नहीं, रघु मेरा दोस्त है, बहुत मेहनती और ईमानदार है, वो चोरी नहीं कर सकता। इतना कहकर मोहन रघु को गले से लगा लेता है। उसके बाद सिपाही बोलते हैं, तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ हाँ, ले लो तलाशी, इसके साथ साथ मेरी भी ले लो, इसके पास कोई हीरा नहीं मिलेगा। सिपाही की तलाशी लेने पर हीरा रघु के पास से निकलता है। यही तो हीरा है, हमारा शक सही निकला। ले चलो इसे राजा के पास, ये बहुत कीमती हीरा है, तुमने ही चुराया होगा। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। सब चोर पकड़े जाने के बाद यही कहते हैं। तुम ऐसा करोगे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे तो तुम्हें मित्र कहते हुए भी शर्म आ रही है। उसके बाद सिपाही रघु को पकड़कर राजा के पास ले गए और रघु को राजा के सामने राज दरबार में पेश किया गया। तुम देखने में तो पढ़े लिखे लगते हो, फिर ऐसा काम कैसे कर सकते हो? मैंने कोई चोरी नहीं की। राज्य का बेशकीमती हीरा तुम्हारे पास आ गया, खुद बता दो कि तुमने और खजाना कहाँ छुपा रखा है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरे पास कोई खजाना नहीं है। सिपाही, ले जाओ इसे और डाल दो कैद खाने में, ये इसी लायक है, ये ऐसे नहीं बताएगा। तभी सिपाही रघु को पकड़कर कैद खाने में बंद करने के लिए ले गए। तभी वहाँ पर जमींदार घनश्याम और शीला आए और अपने साथ साथ मोहन को पकड़कर वो लेकर आए थे। राजा साहब, चोर रघु नहीं मोहन है। ये बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मैंने खुद रंगे हाथों मोहन को पकड़ा है। जमींदार राजा को बताता है कि कैसे उसने मोहन को जेवर सुनार को बेचते हुए देखा था। अच्छा, सैनिकों, इस दुष्ट को कैद खाने में डाल दो और रघु को वहाँ से निकाल दो। क्षमा महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। उसी की सजा है ये। सैनिकों, ले जाओ इसे यहाँ से। उसके बाद रघु को राजा ने बहुत सारा धन भी दिया और अपने राज्य में काम भी। और फिर रघु और शीला ने जमींदार का बहुत धन्यवाद किया।